इससे पहले वाला रिकॉर्ड किया था ना, रिकॉर्ड किया था ना, ठीक। चलो, तो हम लोगों को नेक्स्ट फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है डेलीगेशन। ठीक है, डेलीगेशन बहुत आसान सा टॉपिक है, इसको बहुत जल्दी से कवर करते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है डेलीगेशन। ठीक है, हमेशा डेलीगेशन से हमेशा क्वेश्चन रहता है। देखिए, चलिए बिल्कुल बात नहीं कीजिए, हाफ एन आवर आपकी क्लास चलेगी, हाफ एन आवर में हम लोगों को डेलीगेशन खत्म कर देना है। ठीक है, आइए डेलीगेशन क्या बोलते हैं। बोलते हैं डेलीगेशन इज द प्रोसेस ऑफ अ मैनेजर फॉलोज in dividing the work assigned to him so that he performs that part which only he can perform in a unique organizational placement। बोलते हैं डेलीगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो एक काम किसी व्यक्ति को असाइन होता है, ठीक है, मैनेजर को असाइन होता है उस वर्क को डिवाइड करना, डिवाइड द वर्क असाइंड, एंड बोलते हैं एंड ही परफॉर्म्स दैट पार्ट विच ओनली ही बिकॉज ऑफ हिज यूनिक ऑर्गेनाइजेशनल प्लेसमेंट कैन परफॉर्म इफेक्टिवली एंड सो दैट he can get others to help with what remains। सिंपल सा मतलब है, किसी व्यक्ति को एक पार्टिकुलर जॉब पोजीशन पे जो वर्क मिलता है उस वर्क में से वैसा हिस्सा जो वो और वो सिर्फ वही परफॉर्म कर सकता है उसको वो खुद परफॉर्म करे, इफेक्टिवली इफिशिएंटली परफॉर्म करे, और बाकी सारे हिस्से को वो डेलीगेट कर दे। डेलीगेट का मतलब होता है किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दे जो उसके लाइन ऑफ अथॉरिटी में उसके नीचे है, ताकि वो व्यक्ति उस वाले काम को परफॉर्म कर दे, ताकि मैनेजर्स के लिए टाइम बचे और मैनेजर अपना इंपॉर्टेंट क्रूशियल टाइम किसी दूसरे एक्टिविटी पे डिवोट कर पाए। इस प्रोसेस को डेलीगेशन बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी मियरली मींस द ग्रांटिंग ऑफ ऑथोरिटी टू सबऑर्डिनेट टू ऑपरेट विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स। अरे यार कौन रिंग कर रहा है? हेलो हेलो, हाँ बाबू बोलो। हाँ हाँ, हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है बेटा, हो रहा है रिकॉर्ड। ठीक ठीक, चलिए। बोलता है डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी मियरली मींस द ग्रांटिंग ऑफ ऑथोरिटी टू सबऑर्डिनेट्स टू ऑपरेट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स। बोलता है डेलीगेशन का प्रोसेस क्या करता है, सिंपल सी बात है, ऑथोरिटी को डेलीगेट कर देना, ऑथोरिटी को ट्रांसफर कर देना। किसको ट्रांसफर कर देना, तो सबऑर्डिनेट्स को ट्रांसफर करना। डेलीगेशन जो है एक हमेशा हॉरिजॉन्टल वर्टिकली डाउनवर्ड प्रोसेस होता है। वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब होता है, बात मत कर बेटा, बात मत कर, ठीक है। वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब होता है कि वैसा प्रोसेस जिसमें पावर कहां से शिफ्ट हो रही है, ऊपर से शिफ्ट हो रही है, नीचे सब सुपीरियर से शिफ्ट हो रही है, किसकी तरफ, सबऑर्डिनेट्स की तरफ। इसको डेलीगेशन बोलते हैं। बोलता है एक प्रोसेस बोलते हैं डेलीगेशन रेफर्स टू द डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ ऑथोरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। इट इज अ प्री रिक्विजिट टू द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बोलता है डेलीगेशन क्या है, डाउनवर्ड ट्रांसफर है ऑथोरिटी का। तो ऑथोरिटी के साथ साथ में क्या ट्रांसफर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ट्रांसफर होती है। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ट्रांसफर हो और ऑथोरिटी ट्रांसफर ना हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी का पहले अर्थ समझ लो। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है किसी काम को करने का, जब आपने किसी को भार दिया है, भार सौंपा है, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ऑथोरिटी का मतलब होता है कि उस पार्टिकुलर कार्य को करने के लिए जितना पावर जरूरी है उसको हम बोलते हैं ऑथोरिटी। आप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर रहे हो और ऑथोरिटी डेलीगेट नहीं कर रहे हो तो कभी भी कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो डेलीगेशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी के टर्म्स में ना डिफाइन करके सीधे ऑथोरिटी के टर्म्स में डिफाइन कर दिया जाता है। ठीक है, कि अगर आप किसी को पावर दे रहे हो, इसका मतलब पावर देने के पीछे ये एकदम 100% बात छुपी हुई है कि आप उसको पावर बिना बात का तो नहीं दे रहे होगे। क्यों पावर दे रहे होगे, बिकॉज आपको उससे कोई काम क्या करवाना होगा, करवाना होगा। ठीक है, तो बोलता है डेलीगेशन रेफर्स टू द डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ ऑथोरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू द सबऑर्डिनेट। आपको हमेशा ये लिखना पड़ेगा कि ये वर्टिकली डाउनवर्ड होता है डेलीगेशन, हमेशा, कभी भी अपवर्ड नहीं होगा। अपवर्ड कभी भी ऑथोरिटी ट्रांसफर नहीं होती है, अपवर्ड हमेशा अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर होती है। ठीक है, या रिपोर्टिंग ट्रांसफर होती है। जैसे कि सबऑर्डिनेट सुपीरियर को क्या करेगा, रिपोर्ट कर सकता है, वो बता सकता है चीजों को। उसके पास है ही नहीं इतना पावर कि वो अपना पावर किसको ट्रांसफर कर दे, सुपीरियर को पावर कर दे। तो जिसके पास ज्यादा पावर होगा वही अपना पावर किसको ट्रांसफर कर सकता है, सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर कर सकता है। बोलता है इट एनेबल्स अ मैनेजर टू यूज हिज टाइम ऑन हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज। बोलता है जो ऐसी एक्टिविटीज जो इंपॉर्टेंट है,
जो सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ मैनेजर कर सकता है। वैसी हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज के लिए डेलीगेशन करना बहुत जरूरी है। नॉर्मल एक्टिविटीज डेलीगेट कर दीजिए अपने सबऑर्डिनेट्स को, और हाई प्रायोरिटी एक्टिविटी पे कौन काम करेगा, मैनेजर्स काम करेंगे। ठीक है, बोलता है इट ऑल्सो सेटिस्फाइज द सबऑर्डिनेट्स नीड फॉर रिकॉग्निशन एंड प्रोवाइड्स देम विद अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप एंड एक्सरसाइज इनिशिएटिव। बोलता है बहुत जरूरी है कि भाई आप अपने वर्क को डेलीगेट करें। आप अपने वर्क को डेलीगेट करेंगे तो जिनको आप अपने वर्क को डेलीगेट करके रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी देंगे, उनके अंदर भी इनिशिएटिव जागेगा, उनके अंदर भी ये सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगी कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में हमें वो काम मिल रहा है जो मैनेजर्स कर रहे हैं। डेलीगेशन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि फ्यूचर मैनेजर्स तैयार किए जा सकते हैं, बिकॉज उन लोगों को, सबऑर्डिनेट्स को वैसे काम दिए जाते हैं जो काम मैनेजर को परफॉर्म करना है। मैनेजरियल एक्टिविटीज करने से सबऑर्डिनेट्स का मैनेजरियल स्किल क्या होता है, डेवलप होता है। यही बात यहाँ लिखी हुई है। उनके अंदर एक तरह का इनिशिएटिव डेवलप होता है कि वो आगे बढ़ चढ़ के काम में क्या कर सके, हिस्सा ले सके। Delegation helps a manager to extend his area of operations, as without it his areas would be restricted to only what he himself can do। बोलता है डेलीगेशन मैनेजर के स्कोप को बढ़ाता है, मैनेजर के वर्क स्कोप को बढ़ाता है, बिकॉज मैनेजर को ऐसा लगता है कि भाई जो एरियाज जिसके ऊपर सबऑर्डिनेट काम कर सकते हैं, मेरा स्पेशल सुपरविजन का उसमें जरूरत नहीं है। मैनेजर्स चाहें तो वो एरिया डेलीगेट कर दें और अपना टाइम उन एरियाज से निकाल के ऐसे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरियाज में लगाए जहां पे अभी वो सबऑर्डिनेट काम नहीं कर सकता। तो मैनेजर अपने वर्क टाइम में से टाइम निकाल करके स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट पे उस टाइम को डिफोट कर सकते हैं अगर वो डेलीगेशन के प्रोसेस को अपनाते हैं। क्योंकि डेलीगेशन अगर नहीं करेंगे मैनेजर्स तो दिक्कत ये आ जाएगी कि मैनेजर को खुद के हाथ में सारा काम रखना पड़ेगा और इससे वो बेफालतू का ज्यादा से ज्यादा टाइम उसका बेकार के कामों में जाएगा और प्रोडक्टिव वर्क में उसका टाइम क्या होगा, कम जाएगा। ठीक है, The manager shall still be accountable for the performances of the assigned task. This is the most important topic. ठीक है, बोलता है कि ऑथोरिटी भले ही तुम ट्रांसफर कर दे रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर दे रहे हो, लेकिन अकाउंटेबिलिटी हमेशा किसकी रहती है, अकाउंटेबिलिटी हमेशा मैनेजर्स की रहती है। अकाउंटेबिलिटी कभी नहीं हिल सकती है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी हमेशा मैनेजर्स की होती है। मान लिया कि मुझे कोई एक काम मिला, मैंने वो काम अपने सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन मुझे हमेशा अपने सबऑर्डिनेट को रीचेक करते रहना पड़ेगा, सुपरवाइज करते रहना पड़ेगा कि वो पार्टिकुलर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिकॉज मेरे से जो ऊपर हायर अथॉरिटी है वो मेरे से सबऑर्डिनेट से सवाल नहीं करेगा, वो किससे सवाल करेगा, मैनेजर से सवाल करेगा। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि भाई चाहे आप कितने भी लेवल तक डेलीगेट कर दीजिए वर्क को, लेकिन अकाउंटेबल तो मैनेजर को होना पड़ेगा। असाइंड जॉब मैं किसी को असाइन करके ये कह दूं कि मैं अकाउंटेबिलिटी से भी पीछा छूट गया मेरा, ऐसा नहीं है। हाँ, मेरा काम करने से पीछा छूट सकता है, अकाउंटेबिलिटी से पीछा नहीं छूट सकता है। ठीक है, आइए, Moreover, the authority granted to a subordinate can be taken back and delegated to another person। ये सबसे बड़ी बात है। रीडेलीगेशन का आपके पास ऑप्शन होता है मैनेजर के पास में। मैनेजर चाहे तो अगर कोई डेलीगेटेड ऑथोरिटी, जिसको आपने ऑथोरिटी दी है, डेलीगेटेड पर्सन अगर सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो मैनेजर उसको रीडेलीगेट कर सकता है, उस पर्सन से लेकर दूसरे पर्सन को दे सकता है। बोलता है thus irrespective of the extent of delegated authority the manager shall still be accountable to the same extent as before delegation। बोलता है डेलीगेशन करने से अकाउंटेबिलिटी कहीं भी दूर नहीं जाती है। मैनेजर डेलीगेट करने से पहले, काम को दूसरे को ट्रांसफर करने से पहले जितना जवाबदेह था, आज भी मैनेजर उतना ही जवाबदेह है। बस यही है कि वर्किंग टाइम उसके पॉकेट से क्या हो सकता है, निकल सकता है, कम हो सकता है। ठीक है, वर्किंग पे उसको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, वर्किंग पे कोई दूसरा पर्सन दिमाग लगा सकता है, लेकिन रिजल्ट के लिए मैनेजर उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितना वो पहले रिस्पॉन्सिबल हुआ करता था। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब इस ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट आफ्टर फॉर्मल और इनफॉर्मल हटने के बाद। फॉर्मल और इनफॉर्मल अगर हट गया है तो उसके बाद दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ से क्वेश्चंस खूब आते हैं, पहले भी खूब आते थे। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन बोलता है डेलीगेशन के अंदर 3 एलिमेंट है। पहला ऑथोरिटी, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा अकाउंटेबिलिटी, और ये तीनों आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इन तीनों का इतना सटीक आपको आंसर याद होना चाहिए कि बस इनको बस लिख देना है। बोलता है सबसे पहला ऑथोरिटी। ऑथोरिटी का मतलब होता है डिसीजन लेने की क्षमता। द पावर टू टेक एनी डिसीजन एट अ पॉइंट ऑफ वर्क इज कॉल्ड ऑथोरिटी। ठीक है, अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपके पास ऑथोरिटी नहीं है, आप कभी भी पावर टू डिसाइड नहीं है आपके पास में, आप कभी भी काम को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए ऑथोरिटी क्या बोलता है। बोलता है ऑथोरिटी रेफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट एंड टू टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन। ऑथोरिटी क्या है, अपने सबऑर्डिनेट को चलाने का कमांड आपके पास हो
और राइट और डिसीजन लेने का आपके पास में पावर हो कब, विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन। स्कोप ऑफ हिज पोजीशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। बोलता है आपको हर चीज की ऑथोरिटी नहीं मिल सकती। जैसे इसको सिंपल समझा दें, मान लो कि एक फाइनेंस एग्जीक्यूटिव है, उसको पूरे के पूरे फाइनेंस सॉफ्टवेयर की ऑथोरिटी नहीं मिल सकती है। हाँ, उसको उतनी ऑथोरिटी मिल सकती है जितना उसका स्कोप ऑफ एरिया है, स्कोप ऑफ वर्क है। ठीक है, तो आपको अपने जॉब पोजीशन के हिसाब से जो जॉब रोल है उसको करने के लिए और अपने सबऑर्डिनेट्स को चलाने के लिए, सबऑर्डिनेट्स को कमांड करने के लिए, उनको ऑर्डर करने के लिए जो पावर मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑथोरिटी बोलते हैं। कंसेप्ट ऑफ ऑथोरिटी कहां से निकलता है, तो इट्स अराइजेस फ्रॉम established scalar chain which links various job positions and levels of an organization। scalar chain इससे पहले भी कहीं पढ़ा था। scalar chain कहां पढ़ा था हमने, चैप्टर 2 में। ठीक है, हाँ, तो स्केलर चेन क्या कहता है, स्केलर चेन बोलता है कि एक फॉर्मल वे ऑफ नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन होना चाहिए जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने सबऑर्डिनेट, अपने सुपीरियर के थ्रू ही किसी दूसरे से कम्युनिकेट करेगा। ऐसे कोई भी किसी से कम्युनिकेट फॉर्मल लाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं करेगा। तो बेटा ऑथोरिटी भी उसी हिसाब से फ्लो करती है स्केलर चेन के अंदर। एक होता है सुपीरियर, फिर उसके नीचे सबऑर्डिनेट, फिर उसके नीचे सबऑर्डिनेट। तो इट फ्लोज फ्रॉम सुपीरियर टू द सबऑर्डिनेट। ठीक है, बोलता है ऑथोरिटी ऑल्सो रेफर्स टू द राइट टू टेक डिसीजन इनहेरेंट इन अ मैनेजरियल पोजीशन टू टेल पीपल व्हाट टू डू एंड एक्सपेक्ट देम टू डू इट। बोलता है अगर दूसरे तरीके से ऑथोरिटी को देखा जाए तो भैया ऑथोरिटी एक छुपा हुआ राइट है, अधिकार है, कहां, हर मैनेजरियल पोजीशन में, कि भाई हम लोगों को ये कह पाए कि आपको क्या करना है और एक्सपेक्ट कर पाए कि वो व्यक्ति वो काम करेगा। एक्सपेक्ट कर पाए ये वर्ड इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज वी हैव द पावर टू सुपरवाइज, क्योंकि जब हम सुपरवाइज करेंगे देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट दैट द पर्सन विल डू द थिंग एज इट हैज बीन told it या instructed to that person। बिकॉज अगर मेरे पास सुपरविजन का पावर नहीं है, मेरे पास एक्सपेक्टेशन नहीं होगा। ठीक है, हम तब तो एक्सपेक्ट कर पाएंगे ना आपको कि आप मेरे तरफ से काम कर रहे हैं, मेरे बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, जब हम आपसे आपकी कॉपी चेक कर पाए या आपको इंट्रोस्पेक्ट कर पाए या आपसे पूछ पाए। अगर मेरे पास ये पावर नहीं होगी कि हम आपको इंट्रोस्पेक्ट कर पाए तो हम कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे कि आप अकॉर्डिंग टू द कंटेंट ऑफ द मैनेजर काम कर रहे हैं। तो भाई आप ऑथोरिटी का ये डेफिनेशन लिखिए, ये डेफिनेशन लिखिए, दोनों एक ही तरह का डेफिनेशन है। मेरा डेफिनेशन जो मैंने बोला कि भाई ऑथोरिटी क्या है, डिसीजन लेने की क्षमता है एट ए पार्टिकुलर जॉब पोजीशन, या ऑथोरिटी दूसरों को कमांड करने की क्षमता है, इसी को हम ऑथोरिटी बोलते हैं, ताकि आपको जो काम दिया गया है वो काम क्या हो सके। ओके, बात करते हैं। In the formal organization, authority originates by the virtue of an individual's position, and the extent of authority is highest at the top management levels and reduces successively as we go down the corporate ladder। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि भैया फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में, जहां पे ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप प्रॉपर्ली डिजाइन किया जाता है, जहां पे सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन होता है, ठीक है, ऑथोरिटी ओरिजिनेट्स बाय वर्च्यू ऑफ एन इंडिविजुअल्स पोजीशन। ऑथोरिटी इंडिविजुअल से नहीं ओरिजिनेट होता है, मतलब पावर का मतलब किसी इंडिविजुअल पर्सन से नहीं है, पावर का मतलब किससे है, पोजीशन से है। आपको कितना पावर, आपको कितना डिसीजन मेकिंग की क्षमता मिलेगी, आपको कितना राइट है कि आप किसी को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, किसी को ऑर्डर दे सकते हैं, दैट डजंट डिपेंड अपॉन द पर्सन हु इज देयर, दैट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑन विच दैट पर्सन इज। ठीक है, मतलब अगर एक फाइनेंस मैनेजर है, उस फाइनेंस मैनेजर के पोजीशन पे एक्स हो चाहे वाई हो चाहे जेड हो, उन सबको सेम रिस्पॉन्स, सेम ऑथोरिटी होगी। इट डजंट बिलोंग्स टू दैट पार्टिकुलर पर्सन कि ये है तो ज्यादा रिस्पॉन्स, इन्होंने, इनके पास ऑथोरिटी है, हम है तो ज्यादा ऑथोरिटी है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, या वो है तो उनके पास कम ऑथोरिटी है। बाय द वर्च्यू ऑफ द पोजीशन, पोजीशन क्रिएट करता है ऑथोरिटी। ठीक है, नाइदर द पर्सन क्रिएट्स द ऑथोरिटी, पर्सन ऑथोरिटी कभी नहीं क्रिएट करता। ठीक है, हर जगह ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में पोजीशन क्रिएट करता है ऑथोरिटी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर चाहे एपीजे अब्दुल कलाम हो चाहे रामनाथ कोविंद हो, ठीक है, उनका पावर उनके पर्सनैलिटी में नहीं है, पावर किस चीज में है, चेयर में। ठीक है, यहां भी वही बात लिखी हुई है, वर्च्यू, बाय वर्च्यू ऑफ द चेयर या बाय वर्च्यू ऑफ द पोजीशन। एंड बोलता है एक्सटेंट ऑफ ऑथोरिटी, और पावर की क्षमता सबसे ज्यादा होती है टॉप मैनेजमेंट पे, और जैसे जैसे कॉर्पोरेट लैडर में आप नीचे आते जाते हैं वैसे वैसे ऑथोरिटी आपकी क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। सिंपल अंडरस्टूड सी बात है, सबको पता है। बोलता है दस ऑथोरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, ऊपर ज्यादा ऑथोरिटी होती है, नीचे आते 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 ऑथोरिटी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट, आगे क्या बोलता है, द ऑथोरिटी, द सुपीरियर हैज ऑथोरिटी ओवर द सबऑर्डिनेट। आगे बोलता है ऑथोरिटी रिलेशनशिप
help to maintain order in the organization by giving the managers the right to exact obedience and give directions to the workforce under them। बोलता है ऑथोरिटी जो है ना वो ऑर्डर बनाए रखने में ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ठीक है, ऑर्डर बनाए रखने में कैसे? बोलता है गिविंग द मैनेजर्स द राइट टू एक्सेप्ट ओबीडियंस, मतलब कि जो सामने वाला है वो आपकी आज्ञा का पालन करे। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं होगा, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होगा। ठीक है, एक्सट्रैक्ट ओबीडियंस होगा। ठीक है, बोलता है द मैनेजर्स द राइट टू एक्सट्रैक्ट ओबीडियंस एंड गिव डायरेक्शन टू द वर्कफोर्स अंडर देम। एक व्यक्ति के पावर पास अगर ऑथोरिटी है, प्रॉपर ऑथोरिटी है, तो वो ऑथोरिटी से सामने वाले से ओबीडियंस एक्सट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं भैया मैंने तुमको जो कहा है वो तुमको क्या करना पड़ेगा, उसका आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। यू शुड हैव टू डू द वर्क एज बीइंग इंस्ट्रक्टेड एंड गिव डायरेक्शंस टू द वर्कफोर्स अंडर देम। और ऑथोरिटी की वजह से ही आप वर्कफोर्स को डायरेक्शन दे सकते हो और वर्कफोर्स आपके डायरेक्शन के हिसाब से क्या करेगा, काम करेगा। ऑथोरिटी डिटरमाइंस द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन। अगर इस शब्द को हटा दिया जाए ना, पावर को, ठीक है, पावर टू कमांड को हटा दिया जाए तो क्या सुपीरियर क्या सबऑर्डिनेट? ठीक है, सब तो बराबर ही। ठीक है, ये ऑथोरिटी ये पावर ही है ना जो कमांड कर पाता है वो क्या है, सुपीरियर, और जिसको कमांड करता है वो कौन बन गया, सबऑर्डिनेट। तो भाई ये ऑथोरिटी ही अगर हट जाएगी तो व्हाट इज सबऑर्डिनेट, व्हाट इज सुपीरियर, ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बोलता है वेयर इन सुपीरियर कम्युनिकेट्स हिज डिसीजन टू द सबऑर्डिनेट, जहां पे सुपीरियर अपने डिसीजन किसको देता है, सबऑर्डिनेट को देता है। एक्सपेक्टिंग कंप्लायंसेस फ्रॉम हिम, कंप्लायंस का मतलब होता है पूर्ति करना। ठीक है, ताकि वो जो ऑर्डर दिया गया है उस ऑर्डर को वो क्या कर पाए, पूरा कर पाए, कंप्लीट कर पाए। ठीक है, द सबऑर्डिनेट एग्जीक्यूट्स द डिसीजन एज पर द गाइडलाइन ऑफ द सुपीरियर, और जो सबऑर्डिनेट होता है बस जो डिसीजन होता है उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मतलब क्या, चलाना। ठीक है, द एक्सटेंड टू विच अ सुपीरियर कैन एक्सपेक्ट कहते हैं कंप्लायंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पर्सनालिटी ऑफ द सुपीरियर। जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुपीरियर सामने वाले से कितना आज्ञा का पालन करा पाएगा, कितना ऑबिडियंस एक्सपेक्ट कर पाएगा, ये डिपेंड करता है कि सुपीरियर किस तरह का है। ठीक है, सुपीरियर अगर बहुत ही ढुलमुल प्रवृत्ति का है, ठीक है, सुपीरियर के अंदर अगर सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ पावर नहीं है, भाई साहब वो कभी भी सबऑर्डिनेट को कंट्रोल और गाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो सुपीरियर को सुपीरियर बन करके पावर एग्जीक्यूट कराने के लिए उसकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए जो वो क्या कर पाए, प्रॉपर तरीके से हैंडल कर पाए। किनको, सबऑर्डिनेट्स को, सबऑर्डिनेट्स बोलता है it must be noted that authority is restricted by the law and the rules and regulations of the organization which limits its scope। बोलता है authority कुछ चीजों से रिस्ट्रिक्टेड है, वो क्या है, वो लॉज एंड रूल्स ऑफ रेगुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का क्या रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से ऑथोरिटी रिस्ट्रिक्टेड होती है। ऐसा नहीं कि एक पार्टिकुलर व्यक्ति को एक पार्टिकुलर पोजीशन पेश रहा, इधर देखो उधर क्या है, ठीक है, एक पार्टिकुलर पोजीशन पे, ठीक है, एक पार्टिकुलर व्यक्ति को कुछ पार्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो करना पड़ता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसकी वजह से ऑथोरिटी ऐसा नहीं कि उसके पास अनड्यू ऑथोरिटी है या बहुत ज्यादा ऑथोरिटी है या बहुत ज्यादा पावर है। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हाउएवर as we go higher up in the management hierarchy the scope of authority increases। जी बिल्कुल, ठीक है, जितना मैनेजमेंट में हम हायर लेवल पे जाते जाएंगे हमारी स्कोप ऑफ ऑथोरिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि आपको जो ऑर्डर मिला है उस ऑर्डर का आपको 100% तरीके से पालन करना पड़ेगा। ठीक है, 100% आपको ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ेगी, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी को हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। बोलता है रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द सबऑर्डिनेट टू प्रॉपर्ली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी। ऑब्लिगेशन बाध्यता है किसकी, जो सबऑर्डिनेट है कि भाई जो उसको ऑर्डर मिला है उस ऑर्डर को वो क्या करे, कंप्लीटली परफॉर्म करे। ठीक है, इट अराइजेस फ्रॉम अ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बिकॉज द सबऑर्डिनेट इज बॉन्ड टू परफॉर्म द ड्यूटी असाइंड टू हिम बाय हिज सुपीरियर। एकदम नॉर्मल बातें लिख रहा है। बोलता है भैया कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सबऑर्डिनेट के पास इस वजह से अराइज होती है बिकॉज सबऑर्डिनेट को अपने सुपीरियर की बातों को, उनके ऑर्डर को सही से फॉलो करना पड़ता है। और ये अराइज ही क्यों हुई है, बिकॉज सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड, that is a subordinate will always be responsible to his superior। भैया ऑथोरिटी यहाँ फ्लो करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ फ्लो करती है। ठीक है, ऑथोरिटी हमेशा सुपीरियर से किसको फ्लो होती है, सबऑर्डिनेट को। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा सबऑर्डिनेट से कहाँ फ्लो होती है, सुपीरियर की तरफ। मतलब सबऑर्डिनेट इज रिस्पॉन्सिबल टू कंप्लीट अ वर्क एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क दैट पार्टिकुलर पर्सन विल रिपोर्ट टू द सुपीरियर। ठीक है, तो ये हो गया दो मूवमेंट। आइए आगे बढ़ते हैं।
बोलते हैं an important consideration to be kept in view with respect to both authority and responsibility is that when an employee is given responsibility for a job, he must also be given the degree of authority necessary to carry it out. बस इतनी सी बात इस पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट है कि भाई इस सुपीरियरिटी और इस अकाउंटेबिलिटी के खेल में, ठीक है, आप जो काम कर रहे हैं इस ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के खेल में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है भैया, कि भाई आप अगर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर रहे हैं तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए जितना ड्यू ऑथोरिटी जरूरी है आपको उतनी ऑथोरिटी सामने वाले पर्सन को देनी पड़ेगी। आप उससे ना तो कम ऑथोरिटी दे दें, कम ऑथोरिटी देंगे तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ही सामने वाला परफॉर्म नहीं कर पाएगा, और अगर ज्यादा ऑथोरिटी आप दे देंगे तो नियर चांसेस कि वो आपको क्या कर देगा, आउट परफॉर्म कर देगा। मतलब अगर आप उसको ज्यादा ऑथोरिटी दे दीजिएगा तो काम तो बिल्कुल भी कभी भी परफॉर्म नहीं, क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, निकल सकते हैं। ठीक है, देखिए बोलता है दस फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन द ऑथोरिटी असाइंड रिस्पांसिबिलिटी बोलता है अगर आपको सही तरीके से डेलीगेशन करता है तो ऑथोरिटी ग्रांटेड, ऑथोरिटी उतनी दी जानी चाहिए, दैट मस्ट बी कमेंसरेट, मतलब उसके साथ मिला जुला होना चाहिए विथ द असाइंड रिस्पांसिबिलिटी। जितनी रिस्पांसिबिलिटी दी गई है उतनी ऑथोरिटी आपको देनी पड़ेगी। इफ ऑथोरिटी ग्रांटेड इज मोर देन रिस्पांसिबिलिटी इट मे लीड टू मिसयूज ऑफ ऑथोरिटी, एंड इफ रिस्पांसिबिलिटी असाइंड इज मोर देन द ऑथोरिटी इट मे लीड टू मेक अ पर्सन इनएफिशिएंट। अगर ज्यादा ऑथोरिटी दे दी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो भैया सामने वाला व्यक्ति एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि वो उस ऑथोरिटी का मिसयूज करेगा, गलत यूज करेगा। और दूसरी बात कि अगर आपने ये ऑथोरिटी कम दी है उस पर्सन को तो आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो काम उस ऑथोरिटी पोजीशन पे वो पूरा कर देगा तो उस पर्सन के लिए उस ऑथोरिटेटिव पोजीशन पे उस काम को पूरा करना पॉसिबल नहीं। तो ये तो बात हो गई यहाँ तक की। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेह होना, कि आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई थी क्या वो सही तरीके से कंप्लीट हुई या नहीं कंप्लीट हुई। देखिए बोलता है अकाउंटेबिलिटी डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी अनडाउटेडली empowers an employee to act for his superior but the superior would still be accountable for the outcome। बोलता है डेलीगेशन का प्रोसेस ये कहता ही है कि भैया जैसे ही वर्क डेलीगेट हुआ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है सबऑर्डिनेट की कि सबऑर्डिनेट काम करे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि सबऑर्डिनेट ही सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो पॉइंट ऑफ डेलीगेशन है वो सुपीरियर जहां से ऑथोरिटी डेलीगेट की जा रही है वो हमेशा हमेशा उस प्रोसेस के लिए अकाउंटेबल है, बिकॉज ही इज दैट पर्सन हु इज टू डू द वर्क। अगर वो खुद नहीं कर रहा है, डेलीगेट कर रहा है, तो उसको ये चेक हमेशा बनाए रखना पड़ेगा कि डेलीगेटेड वर्क सही तरीके से परफॉर्म हो रहा है या नहीं परफॉर्म हो रहा है। अकाउंटेबिलिटी इंप्लाइज, अकाउंटेबिलिटी बताती है बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम। बस ये छोटा सा लाइन है, बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम, मतलब जो फाइनल आउटपुट हुआ है उसका जवाबदेह कौन, क्या डेलीगेटेड पर्सन उसका जवाबदेह है या जो डेलीगेट कर रहा है वो उसका जवाबदेह है। तो इस पूरे डेलीगेशन के प्रोसेस में द पर्सन फ्रॉम वेयर द ऑथोरिटी इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द सबऑर्डिनेट इज द पर्सन हु इज रिस्पांसिबल फॉर द फाइनल आउटकम। चाहे सामने वाला व्यक्ति ठीक करे गलत करे, फाइनल अकाउंटेबिलिटी किसके पॉइंट पर आकर के टिकती है, उस पर्सन के पॉइंट पे आकर टिकती है जिसने अपने पॉइंट से वर्क को डेलीगेट किया था। क्या इसको आप लिख सकते हैं आराम से, बहुत इजी प्रोसेस है, इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। बस आपको तीन बातें पता होनी चाहिए, ऑथोरिटी, रिस्पांसिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। एंड अकाउंटेबिलिटी ऑलवेज बी स्ट्राइक्स एट द पॉइंट फ्रॉम वेयर द वर्क गेट्स डेलीगेटेड। हमेशा अकाउंटेबिलिटी वहीं स्ट्राइक करती है जहां से वर्क डेलीगेट होता है। ठीक है, दैट पर्सन इज टू मच रिस्पांसिबल, जो सबऑर्डिनेट है दैट पर्सन इज टू आल्सो रिस्पांसिबल, बट उसकी अगर वो उस वर्क परफॉर्मेंस में कहीं गलती है या कुछ ऐसा एरर है तो उसके लिए वो जितना रिस्पॉन्सिबल है उतना सेम रिस्पॉन्सिबल वो पर्सन भी है जिसने वर्क को डेलीगेट किया था। बिकॉज सामने से ये बात आती है मैनेजमेंट हायरार्की में कि उस पर्सन ने अगर वर्क डेलीगेट किया तो ये उसका राइट, ये उसकी ड्यूटी बनती थी कि वो सुपरवाइज करे कि वर्क सही से परफॉर्म हो रहा है या नहीं परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसको रिकॉर्ड पे लगाए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। बोलता है इट कैन हाँ, जो आपका पर्सन है जहां से वर्क डेलीगेट हुआ था वो अकाउंटेबिलिटी डिनाई नहीं कर सकता है। इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड एंड फ्लोज अपवर्ड्स, दैट इज अ सबऑर्डिनेट विल बी अकाउंटेबल टू अ सुपीरियर फॉर सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ वर्क।
It indicates that the manager has to ensure the proper discharge of duties by his subordinates. बोलता है मैनेजर को हमेशा इंश्योर करके रखना पड़ेगा कि उसका सबऑर्डिनेट सही तरीके से ड्यूटी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। आगे, it is generally enforced through regular feedback on the extent of the work accomplished. बोलता है एक मीटिंग होती है, यहाँ कॉर्पोरेट्स में आप जाएंगे ना तो एक मीटिंग होती है, उसको हमेशा बहुत सुनने में आपको आएगा, बहुत बहुत आप उससे परेशान भी बहुत होंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रिव्यू, दैट इज कॉल्ड रिव्यू। ये जिंदगी में आपका एकदम दर्द भर देगा रिव्यू, अगर आप जॉब करेंगे तो, ठीक है। रिव्यू मीटिंग, रिव्यू मीटिंग, व्हाट इज दिस रिव्यू मीटिंग? रिव्यू मीटिंग में आपके काम को रिव्यू करता है, कौन रिव्यू करेगा? आपका मैनेजर, आपका मैनेजर, ठीक है। और हमेशा आप किसी भी लाइन ऑफ वर्क में हो, ठीक है, किसी भी पोजीशन ऑफ वर्क में हो, आपको एक मैनेजर जरूर मिलेगा, ठीक है। अनटिल अनलेस आपकी अपनी कंपनी ना हो और आप सीईओ ना हो, ठीक है, उसके नीचे आप जिस भी लाइन ऑफ वर्क में काम करेंगे आपको क्या मिलेगा? एक मैनेजर। और वो मैनेजर कॉर्पोरेट में हमेशा एक वर्ड करेगा, एक काम करेगा, रिव्यू। और मैनेजर का रिव्यू करने का समय होता है रात के 8 बजे के बाद, खास करके फाइनेंस की जॉब में, ठीक है। फाइनेंस की जॉब में 8 बजे के बाद मैनेजर का मेल आता है कि चलिए अब बैठते हैं रिव्यू करने के लिए, ठीक है। मन करता है कि जूता खोल के मैनेजर को उससे ठोक दे बढ़िया से, ठीक है। 8 बजे आदमी घर जाएगा, रिव्यू कराएगा, ठीक है। तो ये रिव्यू, दिस इज द फीडबैक। मतलब मैनेजर कैसे कंट्रोल करेगा, सुपीरियर कैसे कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो सुपीरियर को कंट्रोल करने के लिए टाइम टू टाइम भी फीडबैक लेना पड़ेगा कि वर्क कितना अकम्प्लिश हो रहा है, तभी वो अकाउंटेबिलिटी सेट कर सकता है कि हाँ भैया मैंने टाइम टू टाइम रिव्यू किया और उसके बाद वर्क अगर नहीं ठीक हो रहा है तो वो सजेशंस देगा, इंस्ट्रक्शंस देगा, जो भी करना है उसको, वो किसको सजेशंस और इंस्ट्रक्शंस देगा? अपने सबऑर्डिनेट। The subordinate will expect to explain the consequences of his actions or omissions. The subordinates will expected to explain the consequences of his actions and omissions. मतलब ये वर्ड आपको बताता है, ये सेंटेंस आपको बताता है कि सबऑर्डिनेट्स आर टू अकाउंटेबल। मतलब जब रिव्यू मीटिंग होगी तो भाई सबऑर्डिनेट को बताना पड़ेगा कि गलती काहे हुई है, ओमिशंस अगर कुछ हुआ है या कुछ चीजें छूटी हैं तो क्यों छूटी हैं। मतलब ये पैराग्राफ आपको ये डील कराने की कोशिश कर रहा है कि भैया ठीक है, मानते हैं कि अकाउंटेबिलिटी टॉप मैनेजर्स की होती है या सबऑर्डिनेट्स की होती है, लेकिन सॉरी सुपीरियर्स की होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गलती सिर्फ जो अकाउंटेबिलिटी है वो सिर्फ आपके सबऑर्डिनेट सुपीरियर की होगी। अगर कोई गलती हो रही है तो सबऑर्डिनेट भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, अकाउंटेबल होने के लिए, ठीक है। सुपीरियर वहां पे है, वो उसको गाइड करेगा, लेकिन सबऑर्डिनेट्स आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द ओमिशंस या कुछ एरर हुआ है तो उसके लिए। यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। इन कंक्लूजन, कंक्लूड करने पे ये बोलता है, इट कैन बी स्टेटेड दैट व्हाइल ऑथोरिटी इज डेलीगेटेड, रिस्पांसिबिलिटी इज अज्यूम्ड, अकाउंटेबिलिटी इज इंपोज्ड। क्या बोला? बोलता है ऑथोरिटी इज डेलीगेटेड, हम ऑथोरिटी को दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। रिस्पांसिबिलिटी इज अज्यूम्ड, हम मान सकते हैं कि हमने रिस्पांसिबिलिटी किसी को दी है। अज्यूम करने का मतलब क्या होता है कि हाँ भैया वो व्यक्ति इस काम को क्या करेगा, पूरा करेगा। अकाउंटेबिलिटी इज इंपोज्ड, अभी भी जवाबदेही आपके ऊपर इंपोज्ड है। इंपोज का मतलब बुक नहीं बंद करो भाई, आगे इंपॉर्टेंस भी है, खोलो बुक को, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी इज इंपोज्ड, खत्म हो जाएगा सर, टाइम भी हो गया, खत्म कर दीजिएगा सर, लंबा है, इसके बाद भी है। अरे यही तक छोड़ देंगे। रिस्पांसिबिलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑथोरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम रिस्पांसिबिलिटी। बोलता है कि ये डिराइवेशन का टॉपिक है। रिस्पांसिबिलिटी कहां से डिराइव होती है? जब आपको ऑथोरिटी मिलती है तो आपको रिस्पांसिबिलिटी मिलती है। और अकाउंटेबिलिटी कहां से डिराइव होती है? रिस्पांसिबिलिटी से। क्योंकि जब आपको रिस्पांसिबिलिटी निभानी पड़ती है तो भैया आपको अकाउंटेबल होना पड़ता है। बस और इसी के साथ हम लोगों के डेलीगेशन की कंसेप्ट का टॉपिक खत्म होता है। इंपॉर्टेंस क्या है जो तुम लोग इतना रोकने को सर, उसके बाद भी एक टॉपिक है, कल खत्म कर दिया।